नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आरक्षण के विषय में। आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वह क्यों और कैसे है, इसके बारे में हरकेश्वर राम जी विस्तार से आपको बताएंगे कि जो एससी एसटी ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उन पर क्रीमी लेयर का जो बात चल रहा है, जिस तरह से गरीबों को आरक्षण में प्रावधान दिया गया और एससी एसटी में क्यों नहीं है, ये सब तमाम जो सवाल आपके दिमाग में उठते हैं और कई जगह बातें भी निकल के आती हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। ये तमाम तरह के जो सवाल है उसके जवाब देने के लिए आज हरकेश्वर राम जी आपको बताएंगे कि कैसे, क्यों, काहे हुआ। तो सर, ये बताया जाए कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी में है और भी है, इसमें एस एसटी में क्यों नहीं है? देखिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है पहली बार जो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करने का मतलब कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू जब हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कंसेप्ट का इजाद पहली बार हुआ। अच्छा, पहली बार 1992 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। ये मंडल कमीशन का जो संबंधित जो कोर्ट केस था इंदिरा सानी बनाम भारत संघ में, तो उसमें जो उनका निर्णय आया था उसी में क्रीमी लेयर कंसेप्ट को ओबीसी में मान लीजिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पहले नहीं था, पहले क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं था। तो जब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया 9 जज बेंच के द्वारा, लेकिन वहां पर यह कहा गया कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी, ये भी क्लियर किया। ओबीसी में लागू किया लेकिन एससी एसटी के बारे में कहा इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। ठीक है, तो कारण मान लेके बताया, कारण बताया कि जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में कौन लोग हैं, ओबीसी का जो लिस्ट बना तो ओबीसी कौन है, तो ओबीसी उन्हीं को माना गया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हो, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो, जो आर्थिक रूप से भी मान लीजिए कि विपन्नता का शिकार हो, सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़े हुए हो, तो सारा दो रूप से जो पिछड़े हुए हैं वो ओबीसी। तो 4 चीज उसमें हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई 3 चीज में कोई है, एक चीज नहीं है तो ओबीसी नहीं है, मान लेगा नहीं है। अब सब चीज में है तो उसमें आर्थिक भी है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी मान लीजिए उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है, ओबीसी का है। तो जो पिछड़े आर्थिक रूप से नहीं है तो इसीलिए उनको क्रीमी लेयर के आधार पर उनको लागू किया गया। क्यों, क्रीमी लेयर में जो रहेगा आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको रिजर्वेशन अलग किया जाएगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के बारे में हुआ कि शेड्यूल कास्ट का तो क्राइटेरिया सिर्फ एक ही अनटचेबिलिटी। ठीक है, उसमें आर्थिक कहीं कुछ नहीं है, उसका बैकवर्डनेस का चाहे या मान लिया कि उसका जो लिस्टिंग जो हुआ है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 341 में, तो उस लिस्ट का एक ही क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग अनटचेबिलिटी के शिकार है। तो अनटचेबिलिटी ही एकमात्र उसमें क्राइटेरिया है शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो जो एक ही क्राइटेरिया है तो उस क्राइटेरिया को अलग आप कैसे करिएगा। जब 2 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया, तो उसमें माने कि 2 वो कर दीजिए, वो अलग कर दिए, 3 को, यहाँ तो एक वही है तो उसको आप कैसे अलग करिएगा। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एसटी, 9 जज बेंच का फैसला है। ठीक है, उसके आइए फिर इसमें बीच में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तो 2000 में उन्होंने एक कानून बनाकर वहां एससी एसटी के बीच जो है ना वर्गीकरण कर दिया। मतलब एक तरह से क्लासिफाइड कर दिया कि शेड्यूल कास्ट में 4 पार्ट कर दिया, तो कुछ को कर दिया कि भाई आप इनको इतना रिजर्वेशन, इनको इतना रिजर्वेशन, इनको इतना रिजर्वेशन को भी बांट दिया। उनका यही तर्क था कि जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हो गया है, जो आर्थिक रूप से गरीब है, उनको ये फुलफिल नहीं हो रहा, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहला तो ये है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण का कोई संविधान में प्रावधान ही नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, संविधान में प्रावधान क्या है, एक ही प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट के सूची में
परिवर्तन करने का मान लीजिए प्रावधान है। जी, और वो परिवर्तन करने के लिए भी स्टेट को कोई पावर नहीं है। किसको पावर है? संसद, पार्लियामेंट को पावर है। जी, तो आप स्टेट हैं तो आपने कैसे कर दिया? हाँ, एक तो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पावर में नहीं है, एक तो वर्गीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में मान लीजिए कि जो है ना परिवर्तन करने का है पावर, मतलब प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भी सक्षम प्राधिकार संसद है। तो आपने वो कैसे कर दिया? और दूसरे में स्टेट को कोई पावर जो नहीं मिला, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। जी, मालूम है? बताइए। उसमें बताते हैं कि जब हुआ कि भाई स्टेट को कोई पावर क्यों नहीं दिया गया, तो जब प्रारूप समिति की बैठक हो रही थी, जो संविधान में जो तैयार हो रहा था प्रारूप समिति का डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो जो मेंबर थे सब लोग थे वहां। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट का जो सूची है इसमें परिवर्तन करने का गुंजाइश रखना चाहिए और इसके लिए पार्लियामेंट को सक्षम प्राधिकार बनाना चाहिए। ठीक है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन एक आदमी उसमें कहा कि नहीं, हम इससे थोड़ा सा असहमत है, मैं चाहता हूं कि इसमें स्टेट को भी कुछ पावर दिया जाए, होना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट को आप कर दिए तो स्टेट को कुछ नहीं दीजिएगा तो स्टेट अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा। ठीक है, तो स्टेट जब नेग्लेक्टेड फील करेगा तो हमारा विचार है कि एक संशोधन लाइए, हमारा संशोधन है उसमें स्टेट को भी कुछ पावर दीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, हमने जानबूझकर स्टेट को कोई पावर नहीं दिया। क्यों? कि आज तो शेड्यूल कास्ट के लोग एक्टिव नहीं है, आज मान लो उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, अधिकार को पता नहीं। ठीक है, तो आज तो जो मिलेगा आसानी से ले लेंगे, लेकिन बाद में 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल के बाद जब शेड्यूल कास्ट के लोग अपना अधिकार को जब समझेंगे तो अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेंगे। तो जब लड़ना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि उस स्टेट का कोई मिनिस्टर उस व्यक्ति का विरोधी हो जाएगा कि तो बड़ा बोल रहा है, और उस व्यक्ति का ही विरोध नहीं होगा, वो जिस जाति से बिलोंग करेगा पूरी जाति का ही मान लीजिए विरोधी हो जाएगा और उस जाति को शेड्यूल कास्ट के सूची से निकालने का षड्यंत्र रचेगा मंत्री। उस परिस्थिति में क्या होगा? तो शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्टेट को पावर नहीं दिया। और यहाँ पर स्टेट का मतलब जान लीजिए सिर्फ राज्य सरकार नहीं, स्टेट मतलब केंद्र सरकार की, मतलब कोई अथॉरिटी जिसको पावर है नियुक्त करने का, जिसको पावर मान लो कुछ करने का, तो वो मान लीजिए अथॉरिटी का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये इस कारण से किसी स्टेट को ये पावर नहीं मिला, ये पार्लियामेंट को पावर मिला। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और मान लीजिए कि है कि ये सब करने के बावजूद भी गाहे बिगाहे चल रहा है। और एक आपने जनरल कैटेगरी में कहा जो गरीब को रिजर्वेशन हो गया, तो जरूर गरीब के नाम पर रिजर्वेशन का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, ठीक है, कि गरीबी एकमात्र कोई कारण पिछड़ापन का नहीं है। अरे पिछड़ापन का कारण न बताइए गरीब क्यों हुआ है, जिससे मान लीजिए कोई पिछड़ रहा है तो किसी कारण से न पिछड़ रहा है, तो कारण को न बताइएगा तो उसको पिछड़ने का कोई कारण है ही नहीं जनरल कैटेगरी में, क्योंकि उनके साथ किसी तरह का अन्याय, किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के अमीर में और ब्राह्मण के गरीब में किसी तरह का भेदभाव हुआ जिसके कारण ये गरीब हो गए और ब्राह्मण को अमीर हो गया, ऐसा है ये नहीं। लेकिन शेड्यूल कास्ट में सब में है, ओबीसी सब में है कि सबको आपने एक तरह से हाँक दिया। ठीक है, तो कारण नहीं है आपका पिछड़ा होने का सवर्ण क्लास में, लेकिन जबरन उसको मान लीजिए कि करके दिया गया। और मान लीजिए कि उसी के आधार पर अब लोग कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट में भी जबरन हमको पावर दे दीजिए, उसमें भी हम वर्गीकरण कर दें, उसी में अमीर गरीब कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि क्यों क्रीमी लेयर है और क्यों क्रीमी लेयर नहीं है। तो जरूर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई राय हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम।